अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स की बुक्स ओपन करें 10th क्लास, पेज नंबर 191 पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आज हमने करने हैं। न्यूमेरिकल्स और बाकी तमाम कॉन्सेप्ट का कंप्लीट हो गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इज़ इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन। आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही एलिमेंट में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हों, एलिमेंट एक ही हो लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो, और वो कैसे पॉसिबल है। तो आप लोगों ने जो है ये पढ़ा हुआ है कि आइसोटॉप्स जो हैं वो एक ही एटम्स कैसे एक ही एलिमेंट कैसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर जो है वो फ़र्क होते हैं, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फ़र्क होते हैं। तो आइसोटॉप्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि एक ही एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसका आपने आंसर जो है वो लिखना है। यहाँ पर आप लोग देख लें इसके, यस इट इज़ पॉसिबल। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर 1H1, 1H2, 1H3। आप हाइड्रोजन के अलावा किसी और आइसोटॉप्स की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, What nuclear reaction would release more energy, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये हमने पीछे जो है वो दोनों रिएक्शंस पढ़े हैं। फिशन रिएक्शन ये होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होकर टू लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूजन रिएक्शन में 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है क्योंकि लाइट न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनने में ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, वही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। फिशन रिएक्शन की एनर्जी जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन कम होती है। Fusion reaction release more energy as compared to fission reaction. Fusion reaction takes place when 2 light nuclei combine to form heavy nucleus. About 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज, जो कि फिशन की निस्बत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर एन अल्फ़ा पार्टिकल और अ गैमा पार्टिकल, गैमा रे फोटोन। ये हमने पीछे पढ़ा है कि अल्फ़ा और गैमा में से गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये किसी भी मटेरियल के अंदर ईज़िली पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसका आंसर आपने यहाँ पर लिख देना है कि गैमा रेडिएशन हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड नो चार्ज ऑन इट। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये होता है कि एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो मुस्तकिल रेडिएशन इमिट करता रहता है उसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में एक स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर रेडिएशन इमिट करके उसको अनस्टेबल बनाया जाता है और वो जो रेडिएशन इमिट करता है उसको आर्टिफिशियल रेडिएशंस कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इसमें आपने जो है दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ लॉन्ग आर यू लाइकली टू वेट टू वॉच एनी सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कम्प्लीटली डिके। आपसे ये पूछा गया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके होने में, यानी कि वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए, उसके लिए आपको कितना जो है उसका मुकम्मल डिके देखने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। अब ये आपने जो है वो पीछे पढ़ा है, हाफ़ लाइफ में ये पढ़ा है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ डिफरेंट होती है। वो हाफ़ लाइफ जो है वो अक्सर की जो है वो 1000 ईयर्स में भी जाती है। किसी रेडॉन की 16-20 ईयर्स होती है, कार्बन की 5000 से ज़्यादा ईयर्स होती है। तो इतने ईयर्स में, जो इतने 1000 ईयर्स में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ डिके करता है, उसके बाद फिर वो मज़ीद डिके करता है। तो इसका कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता है कि कब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कम्प्लीटली डिके कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ पार्ट उसका जो है वो बाकी रहता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इन्फिनिट टाइम लगेगा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म होने में, डिके होने में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको जो है वो वॉच कर सकें या हम ये वेट कर सकें कि कब वो डिके होगा, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ ईच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ डिफरेंट, सो नन ऑफ द एलिमेंट कैन डिके कम्प्लीटली। Total decay time of any radioactive element is infinite, so we cannot observe the complete decay. हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कंप्लीट डिके के मुकम्मल ख़त्म हो जाए वो नहीं देख सकते।
क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी लीव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस अनचेंज। कौन सी रेडिएशन इमिट होती है जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर कोई फ़र्क नहीं होता? तो ये गैमा रेडिएशन है, क्योंकि गैमा के ऊपर इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब गैमा रेज डिके होती हैं तो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। ये गैमा डिके है जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अनचेंज रहते हैं। ये आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मच ऑफ 1 ग्राम सैम्पल ऑफ प्योर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वुड बी लेफ्ट अनडिकेट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। जब 4 हाफ लाइफ्स गुजरेंगी तो 1 ग्राम सैम्पल रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो है वो कितना डिके होगा और कितना लेफ्ट हो जाएगा। 1 ग्राम जो है वो उसका मैस आपको दिया गया है, यानी ये जो है वो उसका ओरिजिनल नंबर है कि ये ओरिजिनल नंबर है, और आपसे पूछा है कि 4 हाफ लाइफ जब गुजरेंगी तो वो कितना बाकी रह जाएगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह है। मैस ऑफ ओरिजिनल सैंपल एंड नॉट आपको बताया गया है। मैस ऑफ सब्सटेंस जो रह जाएगा वो है ना आपने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको बता दिया है कि 4 है। आपने ये रिलेशन यूज़ करनी है, इसमें एन नॉट की वैल्यू लगानी है। 2⁻T लगा के यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। 1/16 को कर लें ग्राम्स में, पॉइंट्स में कर लें 0.0625, यानी ये जो मैस ऑफ सब्सटेंस है ये बाकी रह जाएगा 4 हाफ लाइफ। Tritium-131 is radioactive isotope of hydrogen. It decays by emitting an electron. What is the daughter nucleus? जब 1H3 में से जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो इसमें कौन सा बनता है? डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर देखें, इसकी रिलेशन हम लिखेंगे। रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है वो 1H3 बेस पर जो है वो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो हीलियम न्यूक्लियस और बीटा रेस जो है वो बनती हैं। तो इसमें डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बीटा न्यूक्लियस है, 1H3 जो है वो इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये इसमें आपने इक्वेशन लिखनी है। लास्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाई 7 and 14। इन व्हाट वे 7 and 16 इज डिफरेंट 7 and 16 is and 14 is different from 7 and 16। इन दोनों में आपने फ़र्क बताना है, इसकी इन्फॉर्मेशन बतानी है। 7 and 14 में 7 प्रोटॉन्स हैं और 14 - 7 यानी 7 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि 7 and 16 में 7 प्रोटॉन्स हैं और 16 - 7 यानी कि 9 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है और यही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। इसे आप नोट डाउन कर लें। ये तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखें और इसे अच्छे तरीके से रीड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।